तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह टोटल 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि किताब से गेस किया गया यह 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर यह 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग करते हैं इस वाले क्लास में तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? तो 3 से 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो से पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, रासायनिक अभिक्रिया का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। और इस वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेगा आपके बोर्ड परीक्षा में, यह हम गारंटी दिलाते हैं। तो आप लोग यह 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमारे साथ जुड़कर अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थी, क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। तो आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी यह टॉप 10 क्वेश्चन का क्लास कर पाए। और बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे बिल्कुल सटीक तरीके से, और आपको बोर्ड परीक्षा में लिख देना है और आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। तो यह सभी लघु उत्तरीय सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमें अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला हम एक बात बताते हैं आपको, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या संयोजन अभिक्रिया क्या होता है बताइए, तो यह सभी के सभी, यह चारों का मतलब क्या होता है तो एक ही होता है। तो इतना आपको माइंड में ध्यान आना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब आप लोग समझे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया, या आप लोग लिख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ यानी अभिक्रियाशील पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल इतना सा आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप समझिए। यहाँ पे C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन, C क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन, यहाँ पे प्रथम अभिकारक और दूसरे अभिकारक है। तो 2 अभिकारक मिल रहा है तो किसका निर्माण कर रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है जो कि प्रथम यानी एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो 2 अभिकारक मिला तो कैमा अभिकारक का निर्माण किया, तो पहला अभिकारक यानी प्रथम अभिकारक का निर्माण किया। तो वही है संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। यानी संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेगा तो एकल अभिकारक या एकल उत्पाद का या एकल पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण में लिखा गया है, जैसे करके आप लोग लिखिएगा कि 2Ag + Cl मिलेगा तो क्या बनाएगा, 2AgCl बनेगा, 2AgCl बनाएगा। या आप लोग उदाहरण में लिख सकते हैं H+O2, क्या H+O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो किसका निर्माण कर रहा है, तो जल यानी पानी का निर्माण कर रहा है, H2O बना रहा है। तो यह 2 अभिकारक था जो मिला है तो एकल अभिकारक का निर्माण किया है, तो वही ना संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो बस इतना ही आपको समझना है और लिखना है। तो उदाहरण में भी लिख लीजिएगा, नंबर फुल मिलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बताइए। तो वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिक्रियाशील पदार्थ, क्या, तो एक अभिक्रियाशील पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। यानी एगो अभिकारक होता है वह टूटकर 2 या 2 से अधिक में बदल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। मतलब समझे, यहाँ पे हमारा क्या है, तो एगो अभिकारक है, मान लेते हैं CO2 हमारा एगो अभिकारक है, यह एगो अभिकारक है, यह टूटेगा तो किस में टूटेगा, तो C+O2 में टूटेगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन में टूटेगा, यानी 2 अभिकारक में टूटेगा। एगो अभिकारक है, यह टूटा किस में, तो 2 अभिकारक में C+O2 में टूट गया। तो यही ना होता है वियोजन अभिक्रिया, यानी एगो अभिकारक पदार्थ है जो मिल यानी टूटकर किसका निर्माण कर रहा है, तो 2 अभिकारक यानी किसका निर्माण, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदल जा रहा है या 2 अभिकारक का निर्माण कर रहा है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे।
तो आपको उदाहरण में लिख लेना है, जैसे करके लिखना है 2H2O मिलेगा तो क्या बनाएगा 2H2 प्लस O2, यानी यहाँ पे बना रहा है और जल यानी हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। क्या टूट रहा है तो जल यानी H2 टूट रहा है, तो यानी ऑक्सीजन और H2 यानी हाइड्रोजन का निर्माण कर रहा है। तो आपको समझ में आया? समझ में आया तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको लिख दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर की, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं बताइए। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब समझे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ यानी मजबूत अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम यानी अधिक ताकतवर हम है और अपने से कम जो होगा वो हमरा से कम शक्तिशाली होगा, उसको हम हटा देंगे और उसके जगह पर खुद चल जाएंगे, यानी उसके स्थान पर उस जो स्थान पर है उस स्थान पर से उसको धक्का मार के हटा देंगे और मैं अधिक अभिक्रियाशील हूँ तो उसके स्थान पर हम चल जाएंगे, तो वही क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। तो यह समझाने के लिए हम आपको बताए हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, मजबूत अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटा देगा और उसके जगह पर खुद चल जाएगा, तो वही कहलाएगा प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। उदाहरण में यहाँ पे लिखा गया है Fe प्लस CuSO4 मिलेगा तो क्या बनाएगा FeSO4 प्लस Cu, मतलब यहाँ पे जो आयरन है वह अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर आयरन से कम अभिक्रियाशील है, तो कॉपर को हटा दे रहा है और यहाँ आके चिपक जा रहा है SO4 के साथ। SO4 के साथ लोहा यानी आयरन आके चिपक जा रहा है और कॉपर को अलग निर्माण कर रहा है। तो ये भी समझ में आया, कॉपर को हटा दिया है और खुद उसके जगह पर चल गया है। तो अतः में आप लोग लिखिएगा कि FeCuSO से क्या FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी आयरन जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है यानी मजबूत है। देखा जाए तो आयरन और कॉपर की तुलना में आयरन जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, तो यही लिखा गया है। तो यह आपको समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर की, उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं हमें बताइए। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं आपको बताना है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है तो उसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या मिलता है तो अम्ल मिलता है और प्लस में क्या मिलता है तो क्षार मिलता है। जब यह दोनों मिलेगा और आपस में अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा? तो लवण का निर्माण करेगा, लवण या जल का निर्माण करेगा, तो उसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो यही होता है इसका परिभाषा। आप लोग उदाहरण में लिखिएगा HCl। HCl क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH यह क्या है? तो क्षार है और यह मिल रहा है तो किसका निर्माण कर रहा है? तो NaCl। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोले तो किसका सामान्य सूत्र है? तो नमक का। नमक कैसा है? लवण है। और प्लस में किसका निर्माण कर रहा है? तो H2। H2 बोले तो जल यानी पानी का निर्माण कर रहा है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH क्षार मिल रहा है, अम्ल और क्षार मिलेगा तो यहाँ पे लवण प्लस जल का निर्माण हुआ है। तो यही यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। और आप लोग लिखिएगा यहाँ पे दूसरा उदाहरण में आप लोग लिख दीजिएगा इसको, यहाँ पे H2SO4 2KOH मिलेगा तो क्या बनाएगा? K2SO4 प्लस में 2H2O बनाएगा। K2SO4 लवण है और 2H2O जो है हमारा जल है और H2SO4 जो है हमारा अम्ल है और 2KOH जो है वो हमारा दो यहाँ संतुलित करने के लिए लगाया गया है। KOH क्या है? तो हमारा क्षार है। तो यही यहाँ पे लवण प्लस जल का निर्माण कर रहा है। तो लिख देना है अच्छे तरीके से, आपको नंबर मिलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल श्वेत के रूप में अवक्षेप के रूप में, यहाँ पे लिखा गया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल श्वेत अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है जो जल में अविलेय होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें प्रतिफल श्वेत के रूप में क्या होता है? श्वेत अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है। यानी पृथक अर्थ क्या बोले? तो पृथक अर्थ बोले तो अलग हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। जो जल में अविलेय होता है, विलेय नहीं अविलेय होता है, तो उसे हम
लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछता है, आपसे बन जाना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, आपको लिखना है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, यहाँ पे उत्तर में लिखिएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है तो एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। मतलब यहाँ पे C+O2 बोले तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों संयोग करेगा, आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा। तो यही न है रासायनिक समीकरण, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया, ये इसी को कहते हैं। तो आपको क्या करना है, लिख देना है, दो गो अभिकारक मिल रहा है तो एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा तो वो हमारा रासायनिक समीकरण सॉरी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ पे उदाहरण में लिखा गया है अतः में कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से संयोग करके जल यानी पानी का निर्माण कर रहा है। तो उदाहरण में लिखेगा 2H2 + O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 2H2O यानी पानी का निर्माण कर रहा है, यानी जल का निर्माण कर रहा है। तो यही लिखा गया है, लिख दीजिएगा, या आप लोग उदाहरण में लिख लीजिएगा। यहाँ पे दो अभिकारक मान लेते हैं, एगो पहला हमारा कैल्शियम और दूसरा हमारा मान लेते हैं क्या है, तो कार्बोनेट, CO3 बोले तो कार्बोनेट, यह मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनाएगा। क्या बनाएगा, CaCO3 बनाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों मिल रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी दो गो अभिकारक मिला तो एकल अभिकारक का निर्माण किया तो वही क्या कहलाएगा, तो रासायनिक समीकरण बार बार याद आ जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। तो यह समझ में आया। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन भी आ गया, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को सूत्रों या संकेतों के द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब आप लोग समझे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेने वाले होते हैं उसके सूत्रों या संकेतों के द्वारा एक समीकरण के रूप में बनाना या व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण में लिखा गया है 2H2 + O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाएगा, जल यानी H2O बनाएगा, यानी दो यहाँ पे संतुलित करने के लिए लगाया गया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि अब सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग को लिखे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। उत्तल दर्पण के दो उपयोग आपको लिखना है, कोई दो उपयोग लिख देना है। तो पहला में उत्तर में आप लोग लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, सेम टू इसी प्रकार से लिखिएगा ताकि नंबर में आपके दो में दो मिले। तो आप लोग लिखिएगा कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है, यानी उत्तल दर्पण के दो प्रयोग है वो निम्नलिखित है। बहुत सारा उपयोग है, कोई दो उपयोग लिखना है। तो पहला में लिखिएगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं, यानी पीछे से जो गाड़ियाँ आती रहती है उसको देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा, उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का यहाँ पे छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो हम लोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो भी हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और इस तीसरा बिंदु में आप लोग लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए या निवारण करने के लिए यानी हटाने के लिए भी करते हैं। तो आप लोग जिस तरह से चाहे उस तरह से लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अगला नंबर 9 नंबर वाला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे। क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, उत्तर में लिखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे तो अवतल दर्पण के दो उपयोग क्या है, निम्नलिखित है। आप लोग लिखिएगा कि अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला में लिखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो दाढ़ी बनाने में करते हैं। दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी क्षेत्रों में करते हैं। तीसरा बिंदु में आप लोग लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान नाक मुंह गले इत्यादि के जांच के लिए करते हैं। चौथा बिंदु में आप लोग लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। पांचवा में लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। छठा में लिख सकते हैं आप लोग कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह के रूप में किया जाता है। सातवां में आप लोग लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के क्या लिख सकते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए या हटाने के लिए या दूर करने के लिए या ठीक करने के लिए किया जाता है।
है किसका, तो अवतल दर्पण का उपयोग। फिर अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो मोटर गाड़ी के अग्रदीप में किया जाता है। तो यह सभी भी चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। तो यह 8-10 उपयोग बताएं, क्या 2 उपयोग नहीं लिखाएगा, बिल्कुल लिखाएगा। तो यह सभी आपको याद करना पड़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखे, यानी सूचक पदार्थ क्या है, एक सूचक का नाम भी लिखना है। तो उत्तर में लिखिएगा कि सूचक एक ऐसा रंजक होता है जिनके द्वारा अम्ल और क्षार के रंगों में परिवर्तन होता है, उसे सूचक कहते हैं। सूचक किसे कहते हैं, तो सूचक एक ऐसा पदार्थ है जिनके द्वारा अम्ल और क्षारों के रूप में क्या होता है, तो अम्ल और क्षार में रंगों में परिवर्तन होता है, यानी बदलता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। उदाहरण में आप लोग लिख दीजिएगा कि लिटमस पत्र और हल्दी। हल्दी जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है। तो यही सब है, आपको लिख देना है, 2 में 2 नंबर मिलेगा। तो आज का क्लास यहीं पर करते हैं एंड। यह 10 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाकर पढ़ लीजिए। यह 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यह क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपका क्लास नहीं चलने का कारण क्या है, तो आपका क्लास जो नहीं चलने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आपको हम बताते हैं अभी। क्लास नहीं चलने का सबसे बड़ा कारण है माइक का खराब होना। किसके खराब होना, तब माइक का खराब होना। किसके खराब होना, तब माइक का खराब होना सबसे बड़ा कारण है क्लास नहीं होने का। तब माइक खराब है इसीलिए क्या हो रहा है, तो क्लास आपका बंद रहता है। तो आप लोग समझ गए, माइक यानी बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसी का कारण लाइव भी नहीं हो पाता है और माइक भी क्या है, तो खराब है। तो समझ में आया। तो आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 10 यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाउट हो कमेंट कीजिएगा। बाय।